व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं इंडिया स्टॉप्ड रशिया फ्रॉम यूजिंग न्यूक्लियर बॉम्ब। ओ भैया, अमेरिकन रिपोर्ट शॉक्स द वर्ल्ड। प्रशांत धवन सर की वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, स्टडी आईक्यू चैनल से है। तो मतलब कि रशिया ने इंडिया के कहने पर न्यूक्लियर बॉम्ब यूज नहीं किया। सुनता तो है जो बात भाई है। दोस्ती तो है। देखते हैं, वीडियो होगी काफी इंटरेस्टिंग। तो चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूजुअली सीएनएन यूएस मीडिया आउटलेट, सीएनएन जो आप कह सकते हैं ना सिर्फ यूएसए का, दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज आउटलेट है। इंडिया के बारे में ज्यादातर पॉजिटिव न्यूज पब्लिश करते नहीं है, मगर रिसेंटली इन्होंने खुल के कहा है कि इंडिया ने प्राइमरली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब इंटरवेंशन करी उसी के बाद रशिया ने अपने प्लान्स चेंज किए और न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज करने का जो प्लान है इसे ड्रॉप कर दिया था। यहां पर आप देख पाएंगे आर्टिकल, इंडियाज इंटरवेंशन मेड पुतिन अबैंडन होता है छोड़ देना यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन यूक्रेन। नहीं तो रशिया अपनी तरफ से काफी हद तक तैयार था ना। इसके बारे में आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, मगर जो मेन रिपोर्ट है सीएनएन की, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। बहुत इंफॉर्मेटिव है और इससे ना हमको एक बहुत अच्छा आइडिया लगता है कि आज के समय इंडिया की पोजीशन क्या है, जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में इंडिया की इंपॉर्टेंस क्या है। काफी बार यूक्रेन के विषय में यूरोप में इंडिया की आलोचना की जाती है कि इंडिया ने उतना नहीं किया यूक्रेन के लिए जितना करना चाहिए था, जबकि वेस्टर्न मीडिया आज के समय खुद ही कह रहा है कि इंडिया ने लिटरली यूक्रेन को न्यूक्लियर बॉम्ब से बचा लिया था। अगर इंडिया इंटरवेंशन ना करता तो हो सकता है एक बार को पुतिन न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर लेते। नाउ इस रिपोर्ट की जो मेन हेडलाइन है, यहाँ पे आप देख पाओगे सीएनएन के कॉरेस्पॉन्डेंट कह रहे हैं कि बिल्कुल यूएस तैयार हो चुका था 2022 में एक पोटेंशियल रशियन न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए इन यूक्रेन। अब यहाँ पे आप अगर सोच रहे हैं कि यूएसए को क्या प्रिपरेशन करनी थी, देखिए इसके बारे में कई रिपोर्ट्स पब्लिश हो चुकी है कि यूएसए के कई फॉर्मर सोल्जर्स या फिर कई सोल्जर्स अनऑफिशियल तरीके से यूक्रेन में मौजूद हैं। तो यूएसए ने अपनी तरफ से उनको निकालना स्टार्ट कर दिया था और एक प्लान तैयार कर लिया था कि कल को जब एसिड रेन होगी, न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करने के बाद के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं लंबे समय तक जो रहते हैं, उनसे कैसे जूझना होगा, मेडिकल एड कैसे प्रोवाइड करेंगे यूक्रेन को। यूएसए ने हार्ड वर्क के साथ इसकी प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी थी। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि 2022 में ऐसा क्या हो गया था कि एक बार को रशिया ने न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने का सोच ही लिया था। देखिए 2022 से लेकर 2023 की जो शुरुआत थी रशिया के लिए एक बहुत ही कठिन पीरियड था। कंपैरेटिवली अगर मैं बोलूँ आज के समय रशिया एक बहुत स्ट्रॉन्गर पोजीशन पे है। इसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि इजराइल हमास की वॉर की वजह से ना यूएसए के बहुत सारे रिसोर्सेज अब बढ़ गए हैं। यूएस अब उतना फोकस नहीं है यूक्रेन वॉर पर जितना एक टाइम पे हुआ करता था, क्योंकि आप 2022 के आसपास देखो ना तो यूक्रेन की सेना इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि एक बार को लग रहा था कि जो रशिया का ऑक्यूपाइड खेरोसान रीजन है, जो रशिया ने कब्जा रखा है यूक्रेन का रीजन खेरोसान, इसे यूक्रेन वापस ले सकता था। ये एक बहुत ही बड़ी पॉसिबिलिटी लग रही थी। उसके अलावा आपको याद होगा प्रेगोजिन के बारे में। प्रेगोजिन पुतिन के बावर्ची थे। रशिया की जो अनऑफिशियल आर्मी है वैगनर ग्रुप, उसको लीड कर रहे थे यूक्रेन में। उन्होंने भी बगावत कर दी थी, अपने टैंक्स मॉस्को की तरफ मोड़ दिए थे। तो रशिया काफी प्रेशर में था। व्लादिमीर पुतिन जेन्युइनली बहुत ज्यादा गुस्सा थे और इस टाइम ना एक बार को एंटिसिपेट किया जा रहा था कि रशिया एक बार को अपना जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है इसका यूज कर लेगा और एक टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब यूक्रेन में ये एक्सप्लोड कर देंगे। जहां तक बताया जा रहा है कोई ऐसा नहीं है कि बड़े स्केल पर कीव पर ये बॉम्ब एक्सप्लोड करने वाले थे। रशिया प्राइमरली यूक्रेनियंस को डराने के लिए एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज करने वाला था और अक्टूबर 2022 में रशिया ने इसके इंडिकेशंस यूएस, फ्रांस, यूके समेत कई कंट्रीज को दे दिए थे। यहाँ पे आप देख पाओगे इस आर्टिकल में लिखा है कि अक्टूबर 2022 में रशिया के जो रक्षा मंत्री हैं सर्गेई शोइगु, इन्होंने लगातार फोन कॉल्स किए यूएस को, यूके को, फ्रांस को, टर्की को और ये कहा कि देखिए कीव मतलब कि यूक्रेन की कैपिटल, यहाँ से एक डर्टी बॉम्ब का अटैक हो सकता है रशिया पर। और अगर रशिया को कंफर्मेशन मिल गई कि ये अटैक होने वाला है तो उससे पहले रशिया ही एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है। तो ये जो कंसर्न था ना लगातार बढ़ा हुआ था और यूएस ने उस वक्त इंडिया समेत चाइना को भी ये कहा कि प्लीज रशिया को समझाइए उस तरीके से न्यूक्लियर वेपन यूज ना कर ले, इससे वॉर कहीं और ही चली जाएगी। यहाँ पे आप देख पाओगे सीएनएन ने अपने आर्टिकल में ही कहा है कि यूएस सॉट टू एनलिस्ट द हेल्प ऑफ नॉन एलाइज। हमारा देश इंडिया एलाई नहीं है यूएसए का। एलाई होता है ऑफिशियल फ्रेंडली कंट्री। जिस तरीके से फ्रांस एलाई है यूएसए का, यूके एलाई है, हम लोग नॉन एलाई कैटेगरी में आते हैं।
तो यूएसए ने हेल्प मांगी चाइना और इंडिया दोनों की, और ये कहा कि आप प्लीज डिस्करेज करिए रशिया को कि ऐसा अटैक ये ना कर दे। और यहाँ पे आप देख पाओगे यूएसए के एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वन ऑफ द थिंग्स वी डिड was not only message them directly but strongly urge them, हमने उनको गुहार लगाई कि प्लीज आप रशिया से लगातार बात करिए, उनको ये बात समझाइए कि न्यूक्लियर वेपन्स यूज ना हो जाए। और उसके बाद यूएस ऑफिशियल्स ने ये कहा कि जो आउटरीच और पब्लिक स्टेटमेंट थी चाइनीज लीडर शी जिनपिंग की और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, इससे क्राइसिस काफी हद तक अवर्ट हुआ ना। शी जिनपिंग ने कोई खास पब्लिक स्टेटमेंट दी नहीं थी। पीएम मोदी की जो एक स्टेटमेंट थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर आया रशिया पे, क्योंकि रशिया को ये पता था कि इन पर सैंक्शंस ऑलरेडी लगे हुए हैं। इंडिया चाइना ने अगर कल को अपनी मार्केट का एक्सेस रशिया के लिए बंद कर दिया ये कहकर कि आपने तो अपने से छोटे कंट्री पर जिसके पास न्यूक्लियर वेपन थे भी नहीं उस पर आपने टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ कर दिया, उसके बाद रशिया बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो जाता है। इंडिया चाइना ने एक बात क्लियर कर दी थी कि ये न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो रशिया को मजबूरी में अपना प्लान चेंज करना पड़ा। और सबसे ज़्यादा अजीब बात मुझे पता है क्या लगती है दुनिया के बारे में, दुनिया इतनी अनफेयर है। और मुझे पर्सनली आप मुझसे पूछे ना, ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी कमज़ोरी अगर आप मुझसे पूछे तो वो रेसिज्म है, नस्ल भेद। ये जो रेसिस्ट मेंटेलिटी है ना आज भी यूरोप में एग्जिस्ट करती है। आप सोच कर देखिए, इंडिया चाइना ने लिटरली यूक्रेन को न्यूक्लियर बॉम्ब से बचा लिया। ये बात अगेन अमेरिकन मीडिया खुद कह रहा है। उसके बाद भी ना 2023 जब आया तब ज़ेलेंस्की के जो एड है, जो इनके मेन एडवाइजर हैं मिखाइलो पोदोलियाक, इन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये कह दिया था कि जी इंडिया और चाइना के लोग ना इंटेलेक्चुअली काफ़ी कमज़ोर लोग हैं, इनको समझ नहीं आती चीज़ें, स्पेशली मॉडर्न वर्ल्ड की जो अंडरस्टैंडिंग है इन कंट्रीज में है नहीं। इनको तो ज़्यादा समझ आ रही थी। Индии, Китая и так далее. Проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал этих стран, к сожалению. Да, они вкладываются в науку. Да, Индия послала сегодня луноход, да, и уже ездит по поверхности Луны, но это не говорит о том, что эта страна точно понимает, что такое современный мир. Эти страны сегодня на этой войне зарабатывают. Эффективно зарабатывают. अबे भाई तुम्हारा यूएस से रन करता है, क्या कह रहा है तू? В принципе, национальные интересы. Красиво звучит. Мы соблюдаем потребности наших национальных интересов. Ну, получат они возможность купить дешевле. कमाल है वैसे अपने आप में कि यूक्रेन की लिटरली इतनी बड़ी हेल्प करने के बाद भी ऐसी स्टेटमेंट्स इनके लोगों की तरफ से आई है। और हमारे विदेश मंत्री जब भी यूरोप में जाते हैं, किसी भी कंट्री में जाते हैं ना, तो कोई ना कोई यूक्रेनियन रिपोर्टर या फिर प्रो यूक्रेन रिपोर्टर एक सवाल पूछता ही है कि आप मतलब इंडिया ऑयल क्यों परचेज करता है रशिया से, और हमें समझाना पड़ता है कि देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या है। और इट्स रियली सैड, ओवरऑल इट्स रियली सैड। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस न्यूज़ को आप सर्कुलेट करोगे, आप सोशल मीडिया पे इसके बारे में बात करोगे कि ये इंडिया का रोल है। मैं आपको बता दूं, हम इंडिया की जो इम्पोर्टेंस है जियोपॉलिटिकल फील्ड में, इसे इतना डिस्कस करते नहीं हैं जितना डिस्कस करना चाहिए। तो प्लीज़ शेयर दिस न्यूज़ आर्टिकल की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, सोशल मीडिया में एक बार को शेयर करिए कि ये इंडिया ने किया था यूक्रेन के लिए। और इस बात को अमेरिकन मीडिया भी, CNN भी अपनी रिपोर्ट्स में, बुक्स में, इनकी बुक्स पब्लिश की है इसके बारे में, ये मैं आपको अलग से दिखा सकता हूँ, इसको बार बार कंफर्म करते हैं। सो दिस इज द पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडिया हैज ऑन द एंटायर वर्ल्ड। तो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। भाई हद होती है। एक देखा था, एक उसने कौन से वो लीडर ने बोला था कि पूरे वर्ल्ड में ना पीस मेंटेन करने के लिए इंडिया का एक मेजर रोल बनता है। और वो इंडिया ने हमेशा किया, निभाया भी है। नहीं, और अगर एक वो देखना, पास्ट में मैंने एक आर्टिकल भी वो देखा था, यूक्रेन ने जब सबने, इसने भी इंडिया के अगेंस्ट किसी उसमें वोट किया था, ठीक है, उसके बाद भी मतलब एक चीज देखना हर इसमें, और ये जो पैसे कमाने वाली बात है ये यूएस पे लागू होती है, वो फॉर में पैसे कमाता है। इसमें क्या इंटरव्यू में बोला कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए ये लोग करते हैं, खुद के लिए। तो ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, हमारे लोगों को मतलब हम चेपते रहे, तुमने जस्ट बिकॉज तुम्हारी वो चल रही है वहां पर, तो इंडिया अपने लोगों के लिए टैक्सेस बढ़ा दे या फिर हाई इंपोर्ट कर रहे हैं, हाई पैसा देके। वाह यार, गजब दोगलापन है यहाँ। तो फिर मुझे यही आता है कि आप कुछ देश ऐसे हैं जिनके लिए कितना भी कुछ कर लो, लेकिन फिर भी वो फॉर एग्जांपल तुर्की हो गया, वो कितना भी, लेकिन इंडिया रंजिश नहीं रखता। इंडिया का ये है भैया देखो, हम
सबको साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एंड ऑफ द डे सबको पता है कि पॉलिटिक्स में ना किसी देश को गवर्न कर रहे हैं वहाँ के लीडर्स। अब लीडर आज हैं कल बदल जाएंगे, कुछ नहीं पता, लेकिन अपना जो हमारा जो पॉजिटिव साइड है या फिर हमारा जो हम्बलनेस है या जो नेचर है एज अ होल, हमारी जो संस्कृति जो कल्चर कह लो, जो हमें परवरिश भी कह सकते हो आप, एक जैसे ओवरऑल पूरे देश की परवरिश हम कहेंगे पूरे इस तरीके से है कि भाई हेल्प करो, हमेशा हेल्प करो और जितना हो सके, ठीक है, बिना उस तरीके का बेनिफिट सोचे हुए। और ये इंटरव्यू मेरे को सीरियसली नहीं पता था इस इंटरव्यू के बारे में, ये तो मेरे बहुत था कि मून वॉकर तो भेज दिया, लेकिन अभी भी उनकी जो मेंटेलिटी है, वाह वाह, एक टाइम था रशिया पीछे पड़ा होता कैसे भी करके भेजना है हमें, और आज ये चीज रशिया हो गए, अमेरिका आपस में होड़ लगाते थे हम पहले भेज। ये मॉडर्न टाइम में क्या होता है, फिर साइंस में ना ध्यान दे तो किस पे दे, अपने देश का भला ना देखे तो किस पे दे। और एट द सेम टाइम रशिया का अब देख लो, फलस्तीन और जो इजराइल का हुआ उसमें इंडिया ने इजराइल का सपोर्ट किया बोला उसमें, लेकिन फलस्तीन के लिए भी ह्यूमैनिटेरियन एड भी भेजी, हर एक चीज। तो ये चीज होती है कि आप एक के लिए प्रो नहीं होते हो, लेकिन आप हमेशा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी सोचते हो, हर एक चीज भी होती है। और वो इंडिया की हमेशा से कूटनीति कह लो वो चीज रही है, लेकिन कुछ कंट्रीज नहीं समझती है। और मुझे तो लगता है कि यूक्रेन ना अपनी वजह से ही आज इस सिचुएशन में फंसा हुआ है, सही में, सीधी सी बात मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने कभी जितने इंटरव्यू जितने भी अभी तक आर्टिकल्स हमने देखे हैं ना, वो लग रहा है कि अपने उसमें फंसा हुआ है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। बाकी वीडियो थी काफी इंटरेस्टिंग, और भाई ये तो जरूर हर जगह शेयर करना है कि इंडिया ने, ये प्राउडली कह सकते हो आपकी एक तरह के जो न्यूज निकली, और कोई भी न्यूज जब आती है ना इतने बड़े चैनल्स पे तो अब फनी होती है, वो सच्ची होती है। और इंडिया की आपको बॉन्ड तो पता ही है रशिया के साथ कितना स्ट्रांग है, हमेशा से ही देखा गया है। और वो भूलना भी नहीं चाहिए। एक और वीडियो के साथ बाय बाय, टेक केयर।